मोनोनोके द मूवी फैंटम इन द रेन या फिर पेपर अम्ब्रेला। आखिर इस मूवी में ऐसा क्या खास है और इसको समझना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। 26 जुलाई 2024 को रिलीज हुई ये मूवी मशहूर डायरेक्टर केंजी नाकामुरा द्वारा निर्देशित की गई है, जो कि एक सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो 2007 में आई एनिमेटेड सीरीज मोनोनोके पर ही आधारित है। फैंटम इन द रेन मोनोनोके ट्रिलॉजी फिल्म का फर्स्ट पार्ट है, यानी इसके 2 पार्ट्स अभी और आने बाकी हैं, जिसमें से इसका जो सेकंड पार्ट है द एशेज ऑफ रेज या फिर क्रोध की ज्वाला आपको 14 मार्च 2025 में देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम मोनोनोके द मूवी फैंटम इन द रेन की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और लास्ट में अपने थॉट्स भी आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं एक्शन और आप देख रहे हैं एक्शन ब्लेज। इस मूवी की स्टोरी पर बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लें। सबसे पहले जो हमारे पास टर्म आती है वो है मोनोनोके। मोनोनोके बेसिकली इविल स्पिरिट्स को कहा जाता है और इनका दूसरा नाम योकाई भी है। दूसरे नंबर पर फुसुमा है। फुसुमा बेसिकली जापानीज स्लाइडिंग डोर होते हैं। अब ये प्रिंटेड फुसुमा हमें स्टोरी में दिखाए जाएंगे, जिनसे हमें स्टोरी के प्लॉट के बारे में पता चलेगा। मोनोनोके को मारने के लिए हमें ताई मानो केन या फिर कॉन नाम की स्वॉर्ड की आवश्यकता होती है और उस स्वॉर्ड को म्यान से बाहर निकालने के लिए ही हमें 3 चीजों की आवश्यकता है। पहला है फॉर्म यानी काताची, दूसरा है ट्रुथ यानी माकोतो, तीसरा है रेग्रेट या फिर रीजन कोतोवारी। अब हम इस स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है कुसुरी उरी यानी मेडिसिन सेलर। अब इसका खुद का कोई वैसा पर्सनल नाम नहीं है, इसको कुसुरी उरी के नाम से ही दिखाया गया है। ये एक मेल कित्सुने है जो एक सुपरनैचुरल फॉक्स है। अब इसके पास कई एबिलिटीज हैं, जैसे शेप शिफ्टिंग, माइंड कंट्रोल, पायरोकिनेसिस, लॉन्ग लाइफ एक्सेट्रा। अब हमें पता कैसे चलता है कि जो हमारा मेडिसिन सेलर है या फिर कुसुरी उरी एक कित्सुने है। अगर हम मेन एनिमे सीरीज की बात करें तो उसमें एपिसोड नंबर 6 के अंदर नोपेरा बो आर्क में देखने को मिलता है, जब एक मोनोनोक ट्रू फॉर्म की बारे में बात करते हुए हमारे मेडिसिन सेलर पे एक नो मास्क लगा देता है। उसका फेस नो मास्क में बदल जाता है और नो मास्क एक बेसिकली लकड़ी का लोमड़ी के चेहरे वाला मास्क होता है, जो कि ट्रेडिशनली जापानीज लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। अब इस मास्क के अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारा मेडिसिन सेलर है उसके चेहरे पे जो भी फेस पेंट है वही सेम फेस पेंट उस मास्क पे भी आता है। इसी एपिसोड में हमें आगे देखने को मिलता है कि जो कित्सुने की पावर है उसको मेडिसिन सेलर यूज कर रहा होता है। कित्सुने की पावर बेसिकली इल्यूजन क्रिएट करना होता है और सेम वैसे ही मेडिसिन सेलर भी इल्यूजन क्रिएट करता है इंसानों का। और आगे वो रिवील भी कर देता है कि जो इंसानों के चेहरे हैं वो सिर्फ एक दिखावा मात्र होते हैं। और हम फिजिकल अपीयरेंस की ओर देखें तो जो हमारा मेडिसिन सेलर है उसके नाखून, दांत और कान बड़े बड़े हैं और इसके पास पॉइंटेड आईज भी हैं, जो इसके फॉक्स होने की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मेडिसिन सेलर है वो ही एक कित्सुने है। अब ये बंदा पूरे जापान में घूम घूम कर मोनोनोके नाम की इविल स्पिरिट्स को ढूंढता है और उन्हें अपनी स्वॉर्ड कॉन से मार देता है, जो कि यिन यान की 8 तलवारों में से एक है और इसका दूसरा नाम है ताई मानो केन यानी पवित्र तलवार। अब बात कर लेते हैं स्टोरी की। तो सबसे पहले हमें बारिश देखने को मिलती है, फिर उसके बाद फुसुमा डोर के खुलने से स्टोरी की शुरुआत होती है। अगर हम फुसुमा डोर पर ध्यान दें तो उस पे हम इस स्टोरी के मेन विलन काराकाजा को देख सकते हैं। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोनोनोके इविल स्पिरिट्स को कहा जाता है और इस स्टोरी में जो हमें इविल स्पिरिट दिखाई गई है उसका नाम काराकाजा है। जैसे मोनोनोके शैतान को कहा जा रहा है और शैतान का जो नाम है वो काराकाजा, क्योंकि वो शैतान पुराने छाते जैसा दिख रहा है। पहले सीन में हमें ओकू देखने को मिलता है। ओकू राजमहल में वुमेन क्वार्टर को कहते हैं, जहां राजा के अलावा कोई भी बाहरी मर्द प्रवेश नहीं कर सकता है। अब इस सीन में हमें आसा और कामे दिखाई देती हैं। आसा की जो वॉइस एक्टर है वो है तोमोयो कुरोसावा और कामे की जो वॉइस एक्टर है वो है आओई युकी। फिर मेडिसिन सेलर की एंट्री होती है, जो कामे के पास मैग्नोलिया की मीसो पत्तियों से बनी राइस बॉल्स की खुशबू की वजह से आता है। मेडिसिन सेलर की जो वॉइस एक्टर है वो है हिरोशी कामेया। अब इस स्टोरी में जो इमोशंस है और जो स्मेल है उसको एक अलग ही ढंग से दिखाया है। जब कामे उसकी दादी के हाथों से बने राइस बॉल्स को बाहर निकालती है तो उसमें से उसकी दादी के इमोशंस और स्मेल दूसरों तक एक अलग ही ढंग से पहुंचते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर इसके बाद साकाशिता की एंट्री होती है, जो कामे और आसा का वेलकम करता है और खुद को ओकू के नानात्सु गेट का गार्ड बताता है।
फिर इसके बाद हमें दो दरबारी साबुरो तोकिता और हिरामोतो सागा दिखाई देते हैं, जो ओकू में बर्थ सेरेमनी के पोस्टपोन होने की वजह ढूंढने आए हैं। हिरामोतो थोड़ा हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति दिखाया है, जिसकी वजह से 3 ओकू में काम करने वाली महिलाएं जिनका चेहरा पहले काला था वो वापस से पहले जैसा हो जाता है। अब एक काला चेहरा खुद की पहचान खोने और आवाशिमा के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। हालांकि काला चेहरा दुख और उदासी और शोक को भी दर्शाता है, पर जब हिरामोतो उन 3 महिलाओं से बात करता है तो उनका चेहरा वापस नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि उनको उनकी पहचान वापस मिल गई होती है। फिर अगले सीन में हम कामे और आसा को एक दूसरे का हाथ पकड़ के एंट्री लेते हुए देख सकते हैं, जो ओकू में उनकी एक दूसरे के प्रति मदद करने के लिए बॉन्डिंग को दर्शाता है। ओकू में एंट्री लेने के बाद आवाशिमा जो हेड हाउसमेड है और मुगितानी जो हाउसमेड है वो आसा और कामे का वेलकम करती हैं और उनसे उनकी पहचान को भुलाकर ओकू में राजा के प्रति अपने जीवन को समर्पित करने के लिए पहले जल देवी का प्रसाद बोलकर पानी पिलाती हैं और उस पानी में से सड़ने की स्मेल और नकारात्मक ऊर्जा आ रही होती है। उसके बाद आसा और कामे को उनकी पसंद की चीजों को एक कुएं में फेंकने के लिए बोला जाता है, जिसमें कामे उसकी दादी के हाथों से बने राइस बोल्स और उसकी दादी की दी हुई एक कंघी को कुएं में फेंक देती है, पर आसा ऐसा करने के लिए मना कर देती है और उसके बाद आवाशिमा और आसा की बहस हो जाती है। आसा आवाशिमा को यह तर्क देती है कि उसके पास ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो उसे पसंद हो, इसलिए उसके पास ऐसी कोई वस्तु ही नहीं जो उसे कुएं में डाल दे। कामे उसकी चीजों को फेंक तो देती है, पर उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है, जिसकी वजह से नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और काराकाजा बाहर आ जाता है। आसा और आवाशिमा की बहस पर ओकू की एडमिनिस्ट्रेटर उतायामा भी आ जाती है, जिसके आते ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदों के साथ बाहर खड़ा मेडिसिन सेलर काराकाजा की प्रेजेंस को भांप जाता है। उतायामा के साथ खड़ी दासियां बारिश की वजह से अपने अपने छाते खोल लेती हैं और उन सभी का चेहरा नीला दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि वो सभी उतायामा के प्रति निष्ठावान हैं और साथ ही शांति, उदासी और विश्वास का भाव रखे हुए हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमें गोल्डन येलो कलर भी देखने को मिलता है। जब कुछ दासियां राजा के प्रति उनके जीवन को समर्पित करने की बात कहती हैं तो उनका चेहरा येलो कलर का हो जाता है, जिसका मतलब है कि उनमें अभी कुछ उम्मीद बाकी है और साथ ही इसका दूसरा मतलब भी है कि किसी दूसरे की कही बात या एक्शन को रिपीट करना। उतायामा के साथ हमें राजा की एक प्रेमिका भी दिखाई गई है, जिसका नाम बोतान ओतोमो है। जब ओतायामा आसा और आवाशिमा को समझा रही होती हैं तो काराकाजा कुएं के पास खड़ा हो जाता है, पर किसी की भी उस पर नजर नहीं जाती। फिर इसके बाद उतायामा अपने कमरे में वापस चली जाती हैं। वहां उनका इंतजार साबुरो मारो और हिरामोतो कर रहे होते हैं। वहां वो दोनों बर्थ सेलिब्रेटरी सेरेमनी के डिले होने की वजह जब उतायामा से पूछते हैं तो उतायामा उन्हें कुछ भी नहीं बताती। फिर वो दोनों बोलते हैं कि उन्हें आगे से आदेश है कि होने वाली बर्थ सेरेमनी को वो सुपरवाइज करें, जिस पर उतायामा अपनी सहमति जता देती हैं। अब हमें यहाँ कुछ और जानकारी मिलती है, जैसे जन्म देने वाली रानी का नाम युकिको है और उसने 2 महीने पहले एक बेटी को जन्म दिया था। और उतायामा के कमरे में लगे 2 फुसुमा पेंटिंग्स भी हमें और भी जानकारी देते हैं। पहली फुसुमा पेंटिंग में हमें फॉक्स की बारात दिखाई देती है, जिसका मतलब है बारिश, और बारिश यहाँ पर उतायामा की जिंदगी की उदासी को दर्शा रही है। और दूसरी फुसुमा पेंटिंग में हमें एक फॉक्स कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हुए नजर आ रही है, जो उतायामा के ओकू में स्टेटस को दर्शा रही है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और राजा, जिसका नाम तेंशी है, वो अपनी प्रेमिकाओं में से एक प्रेमिका को रात बिताने के लिए चुनता है। और हाँ, ये तरीका सच में ही बड़ा कैजुअल है, जिसमें हमें सुमा, कियो और फुकितो की तरह दिखाई देती हैं। सुमा और कियो खुद को प्यासी बताती हैं, पर राजा बोलता है कि यह सच नहीं है। पर जब फुकी बोलती है कि उसको प्यास नहीं है तो इसके बावजूद राजा मैट्रन को बोलता है कि राजा प्यासा है। इसका मतलब मैट्रन समझ जाता है और फुकी के मना करने के बाद भी फुकी को पवित्र पानी दे देता है। अब यहाँ सुमा और कियो दोनों फुकी से जलने लगती हैं और हमें एक और बात पता चलती है कि फुकी और साबुरो मारू दोनों भाई बहन हैं। इसलिए बोतान, जो ओतोमो वंश से है, वो उतायामा को तोकितो वंश की बढ़ती शक्ति के प्रति चिंता जताती है और बताती है कि साबुरो मारू फुकी के छोटे भाई हैं और तोकितो फैमिली के तीसरे बेटे हैं। अगले सीन में मुगितानी आसा और कामे को उनका कमरा दिखाती हैं और उनके कमरे में जो पेंटिंग्स दिखाई गई हैं उनमें जानवर जो हैं उनकी हिलती आंखें ये बताती हैं कि काराकाजा आसा और कामे पे नजर बनाए हुए है। फिर अगले सीन में कामे मुगितानी के मना करने के बाद भी फुकी का रास्ता रोक देती है, जिसकी वजह से मुगितानी कामे से नाराज हो जाती है
फिर अगले सीन में हम साबुरो मारू और हिरामोतो के कमरे के बाहर बारिश देख सकते हैं और काराकाजा के आने पर वो दोनों सतर्क हो जाते हैं, पर काराकाजा एक छोटी हीना डॉल के रूप में होता है जो तुरंत गायब हो जाता है, इसलिए साबुरो मारू उसे देख नहीं पाता। और एक और अजीब बात होती है जिसमें सिलेंड्रिकल कप में एक बूंद की वजह से कैपिलरी वेव ट्रायंगल बनाती हैं। फिर हमें काराकाजा ओकू में रह रहे लोगों पर नजर रखते हुए दिखाई देता है और वो उन चीजों के रूप में नजर रखता है जिसे ओकू में रह रही महिलाओं ने कुएं में फेंक दिया था। जैसे आवाशिमा ने एक क्लाइडोस्कोप को कुएं में फेंका था तो उस पर क्लाइडोस्कोप के रूप में, और मुगितानी ने एक बॉल को फेंका था तो उस पर एक बॉल के रूप में नजर रखता है। फिर हमें राजा के कक्ष के बाहर की गलियारे की पेंटिंग्स को अच्छे से दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि राजा अभी किस काम में व्यस्त है। हाँ, सही समझे, मौज मस्ती में। इसके बाद पहला दिन बीत जाता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो मोनोनोके का श्राप आप पर लग जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करके मोनोनोके की आत्मा को शांति दें, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो चलिए अब वीडियो पे वापस चलते हैं। अगली सुबह आसा और कामे नाश्ता बनाकर उसको सजा रही होती हैं, पर कामे से खाना गिर जाता है। फिर उतायामा एक सभा में जन्मोत्सव की तैयारी के लिए सबको नए पद और काम देने आती हैं, जिसमें वो आवाशिमा को अतिथियों के स्वागत का काम देती हैं और मुगितानी को हेड हाउसमेट का और आसा को हाउसमेट और शोगुनेट से आए दोनों इंस्पेक्टर्स साबुरो मारू और हिरामोतो के मार्गदर्शन का काम देती हैं। और इसी समय हमें कुछ दासियों में ग्रीन कलर भी दिखाई देता है जो आसा की तरक्की को दर्शा रहा है। इसी के साथ हमें आगे देखने को मिलता है कि उतायामा आसा की जिम्मेदारियों को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। आसा के द्वारा लिखे हुए लेख को वो आवाशिमा को भी दिखाती हैं और ये बताती हैं कि उसने एक काबिल इंसान को चुना है। आगे आसा अपने नए कमरे में जाती है जो उसे उसकी पदोन्नति पर मिला होता है। उस कमरे के अंदर बने चित्रों को देखकर वो समझ जाती है कि ये कमरा पहले किसी लिपिका का रहा होगा। फिर उसे बिना छाते के एक हीना डॉल दिखाई पड़ती है और उसको हाथ में लेते ही आसा काराकाजा से मिलती है कीटागावा के रूप में। फिर वो दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। आसा अपने सपने के बारे में बताती है। उसके बाद किटागावा आसा को उसकी डॉल का ध्यान रखने के लिए बोलती है और आसा को यह भी बोलती है कि वो अपना भी ध्यान रखे और आराम करे। ऐसे भूत कहाँ मिलेंगे जो खुद इंसानों को ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं। खैर छोड़ो। आसा जब किटागावा को गुड नाइट बोलने के लिए बाहर जाती है तो इतने में किटागावा गायब हो जाती है और इसी सब के साथ दूसरा दिन समाप्त हो जाता है। अब अगले तीसरे दिन की बारी। अब तीसरे दिन की सुबह हमें ओकू में जो पुजारी है वो उसकी दोनों बेटियों से मिलता हुआ दिखाई देता है और इस पुजारी का नाम होकुतो मिजुरागी है और इसके वॉइस एक्टर हैं केंजिरो त्सुदा। अगले सीन में मुगितानी कामे पर उसके द्वारा काम न किए जाने पर भड़क जाती हैं और आवाशिमा काराकाजा की क्लाइडोस्कोप के रूप में प्रेजेंस को भाप जाती हैं, इसलिए वो डर जाती हैं। पर मुगितानी चुप नहीं होती हैं और काराकाजा मुगितानी का बॉल के रूप में पीछा करता है। अब देखो, कामे ने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि वो दूसरे दिन आसा की पदोन्नति पर खुश थी, उसको सपोर्ट कर रही थी और उसी के साथ घूम रही थी। और काराकाजा को आसा और कामे की ये दोस्ती बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, बिल्कुल जयवीरू की तरह। और क्यों पसंद आ रही है वो वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। और अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, लाइक करो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आवाशिमा मुगितानी और कामे की भसड़ को रोकती है और कामे को मुगितानी के साथ रहने को कहती है ताकि कामे अपना काम टाइम पर कर सके और सुबह जल्दी उठ सके। पर मुगितानी कामे को कमरे में ले जाके बहुत बुरा भला कहती है, उसको मारती है, उस पर पानी फेंकती है और उसका सामान बाहर फेंक देती है। और तभी काराकाजा मुगितानी पर कब्जा कर लेता है क्योंकि काराकाजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मोनोनोके के बाहर आते ही ओकू के बाहर खड़ा हमारा मेडिसिन सेलर अपने स्केल से मोनोनोके की दिशा का पता लगाता है और ओकू में नानात्सु गेट से घुसने की कोशिश करता है। पर जब साकाशी तकाटाने से मेडिसिन सेलर को मारने की कोशिश करता है तो हमारा मेडिसिन सेलर उर्फ कित्सुने अपनी इल्यूजन टेक्निक का यूज करके बच जाता है और एक ऐसा इल्यूजन बनाता है जिसमें लगता है कि मेडिसिन सेलर ने साकाशिता को उसी की स्वॉर्ड से मार दिया। पर मेडिसिन सेलर ने तो बस साकाशिता की तलवार वापस उसकी म्यान में डाली थी। अब जब तक मेडिसिन सेलर ओकू के अंदर जाता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि काराकाजा ने मुगितानी को मार दिया था। उसके बाद मेडिसिन सेलर उसकी पवित्र तलवार कौन यानी ताई मानो कैन को बाहर निकालता है और उसके सामने मोनोनोके की फॉर्म काराकाजा को दिखाता है, जिस पर उसकी तलवार के हैंडल पर बना मुंह बंद हो जाता है, जिसका मतलब है कि उसकी कॉन स्वॉर्ड ने मोनोनोके की फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया है। इसी के साथ उतायामा मेडिसिन सेलर को ओकू में रहने के लिए परमिशन दे देती हैं ताकि मेडिसिन सेलर उसकी स्वॉर्ड ताई मानो कैन से काराकाजा को मार सके। अब मेडिसिन सेलर को काराकाजा की फॉर्म यानी जो छतरी जैसी है
वो पता चल चुकी है और अब ट्रुथ और रेग्रेट पता करना बाकी है। फिर आगे हम देखते हैं कि अवाशिमा मुगितानी की लाश को उसी कुएं में फेंक देती हैं जिसमें से वो पवित्र पानी पीते हैं, और हमें उस पवित्र पानी में से आने वाली बदबू का कारण भी पता चल जाता है, क्योंकि उस पानी में और भी कई लाशें थी जिन्हें मोनोनोके ने मारा था। यार कितने अनहाइजीनिक लोग हैं ना। खैर छोड़ो, हम अपनी स्टोरी पे वापस चलते हैं। अब चौथे दिन की शुरुआत में हमें आसा में से भी वही पवित्र पानी वाली स्मेल बाहर आते हुए दिखती है, जिसका मतलब है कि आसा गिल्ट से भरती जा रही है, जो उसे कामे की वजह से हो रहा है, और यही गिल्ट उसको अंदर से खाली भी कर रहा है। अब यह गिल्ट आसा को इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको पता है कि कामे को अब ओकू से निकाला जाने वाला है, क्योंकि कामे उसके काम सही से नहीं कर रही थी। और ओकू में आने से पहले आसा और कामे ने एक दूसरे का साथ देने का सोचा था, पर आसा अब कामे की मदद नहीं कर पा रही है। आगे उतायामा आसा को हेड हाउसमेट बना देती हैं, और शोगुनेट के दोनों इंस्पेक्टर्स को ये खबर मिलती है कि जैसे मुगितानी मरी थी वैसे ही एक और सेविका मरी थी, जिसकी वजह से 2 महीने पहले जन्मोत्सव को टाल दिया गया था। और उस सेविका की भी मुगितानी की तरह झूठी खबर फैला दी गई थी कि वो अपने घर चली गई है। उस सेविका का नाम हमें आगे पता चलेगा। फिर हमें आगे यह देखने को मिलता है कि कितागावा आसा से कहती है कि आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी सबसे प्यारी चीज का भी त्याग करना पड़ता है। फिर वो आसा से पूछती है कि तुम क्या त्याग कर सकती हो, जिस पर आसा कितागावा को यह बताती है कि वो पूरा जीवन सब कुछ त्याग कर सकती है आगे बढ़ने के लिए। फिर कितागावा यह कहती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका त्याग नहीं करना चाहिए, और अगर तुमने उनका त्याग कर दिया तो तुम मुरझा जाओगी। इस पर आसा यह जवाब देती है कि उसके पास कुछ ऐसी चीज है जिसे वो मुरझाने से बचाना चाहती है, इसलिए उसे त्याग करना होगा। अब इस कन्वर्सेशन में हमें कितागावा और आसा के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई देती हैं, क्योंकि कितागावा जब इंसान थी तो वो ओकू में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती थी, और आसा भी जब ओकू में आई थी तो वो भी इसी माइंडसेट के साथ आई थी कि वो सब कुछ कुर्बान कर सकती है। इसीलिए उसके पास ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जो उसे प्यारी हो और वो उसे कुएं में फेंक दे। और कितागावा जो चीज बताती है जिसका त्याग नहीं करना चाहिए, उससे कितागावा का मतलब था फ्रेंडशिप, वही फ्रेंडशिप जो आसा और कामे के बीच है। फिर कामे एक और बड़ी बेवकूफी करते हुए नजर आती है और वो राजा के कमरे के अंदर जाने की कोशिश करती है, पर आवाशिमा कामे को टाइम पर रोक लेती है। आवाशिमा को यह लगता है कि ओकू में जो भी कुछ चल रहा है वो आसा और कामे की मिली भगत है, और वो गुस्से में मुगितानी का बदला लेने के लिए कामे के बालों को काट देती है। पर इतने में ही काराकाजा बाहर आ जाता है और आवाशिमा को भी टपका डालता है, और कामे की बेवकूफी के लिए वो जिम्मेदारी लेता है और उसको भी अपने साथ ले जाने लगता है। वैसे बड़ा ही जिम्मेदार भूत है। पर हमारा मेडिसिन सेलर फिर से टाइम पर आने के बाद भी टाइम पर नहीं आ पाता, क्योंकि वो आवाशिमा को तो नहीं बचा पाता पर कामे को बचा लेता है, और ट्रुथ का पता लगा लेता है कि जो सेविका ओकू में 2 महीने पहले मरी थी उसी का नाम किटागावा था, और ताइमानो केन ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर रात में आसा कामे को किटागावा के साथ हुई बातचीत के बारे में बता देती है, और उसके बाद चौथा दिन बीत जाता है। अब 5वां दिन आ जाता है, यानी बर्थ सेलिब्रेटरी सेरेमनी का दिन। आसा आवाशिमा के मरने के बाद भी सेरेमनी को रुकने नहीं देती है, और कामे को भी यह पता चल जाता है कि वो सेरेमनी के बाद ओकू को छोड़ के चली जाएगी। इसीलिए कामे ओकू में अपने आखिरी दिन खुल के जीती है, और वो सब कुछ करती है जिसका उसे मन करता है, जैसे जल देवी के पवित्र जल को ना पीकर उसे फेंक देती है, और उतायामा के सामने आसा के सपोर्ट के लिए चिल्लाती है। अब साबुरो मारू को एक पत्र मिलता है जिसे पढ़कर वो ओकू के पवित्र जल के कुएं में कूद जाता है, और फिर आगे हम यह देखते हैं कि मोनोनोके ने पूरे ओकू पर कब्जा कर लिया, और कितागावा यह कहते हुए चल रही है सबके सामने कि उसने उसे त्याग दिया जिसकी वजह से वो मुरझा गई। यानी कितागावा का यहाँ मतलब था कि उसने कामे जैसी अपनी दोस्त को खो दिया है। यहीं साबुरो मारू ओकू के कुएं में सभी मरी हुई दासियों की लाशों को देखता है, और ओकू में कितागावा काराकाजा के रूप में बाहर आ जाती है, और मेडिसिन सेलर उतायामा और आसा को ओकू के पवित्र जल के कुएं में फेंक देती है। पर यह सिर्फ भ्रम था, कितागावा बस उसका दर्द बता रही थी, और कितागावा का उसकी कहानी बताने का तरीका भी बहुत ज्यादा कैजुअल है। फिर हमें कितागावा का काराकाजा बनने का कारण पता चलता है कि कैसे सेरेमनी से पहले उसकी एक कामे जैसी दोस्त थी जिससे कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से कितागावा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। इसलिए कितागावा ने एक तरकीब निकाली और उस दोस्त को उसने ओकू से बाहर निकलवा दिया ताकि कितागावा अपने काम में मन लगा सके, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, और कितागावा उसके काम में मन ही नहीं लगा पाई, और इसी के साथ उसके काम करने की इच्छा भी मर गई, जिसकी वजह से ओकू में मिला उसका पद भी उससे छीन लिया गया। अब हमें कितागावा की दोस्त का चेहरा ओकू से बाहर निकलते वक्त लाल रंग का दिखाई दिया, जिसका मतलब था कि उसकी दोस्त उससे नाराज हो गई और नफरत करने लगी थी। इसके बाद कितागावा ने ओकू के कुएं में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली, और यही कारण था कि कितागावा काराकाजा बन गई थी, और ताइमानो केन कितागावा के रेग्रेट को एक्सेप्ट कर लेती है, और काराकाजा
उतायामा को भी टपका डालता है। फिर हमें हमारा हीरो कूल एक्शन में कॉन स्वॉर्ड को उसकी म्यान से बाहर निकालता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री लेता है। उसके बाद उसकी बॉडी पे जो पैटर्न्स थे वो बदल जाते हैं और ऐसा लगता है कि उसकी पावर्स बढ़ गई हैं। फिर वो काराकाजा को उसकी ताई मानोकेन से मार देता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नॉर्मल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। उसके फेस पे जो पेंट था वो भी नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही दिखाई देता है। अब काराकाजा के मरने के बाद ओकू के पवित्र जल के कुएं से वो सारी चीजें वापस आ जाती हैं जो सभी ओकू की महिलाओं ने फेंकी थी। फिर हमें ओकू में जन्मोत्सव दिखाया जाता है जिसमें आसा कितागावा की डॉल को स्टेज पर रखकर उत्सव में लिखने का काम करती है, जो कितागावा के सेक्रीफाइस और उसकी मेहनत के प्रति सम्मान जताने का एक तरीका था, क्योंकि पहले ओकू में वही उत्सव में लिपिका का काम करने वाली थी। फिर स्टोरी के एंड में कामे उसकी दादी की दी हुई कंघी को आसा को दे देती है और आसा उसे एक नई कंघी देती है जिसे पहनकर कामे ओकू से वापस जाते हुए दिखती है। पर कामे ओकू से जाते हुए खुश थी क्योंकि उसने ओकू में आसा जैसी एक दोस्त बनाई और अब उसके आगे एक नया सफर उसका इंतजार कर रहा है। अब कामे और आसा का एक दूसरे से अलग होते हुए गिफ्ट देना इस बात का सबूत है कि उन दोनों की दोस्ती अभी भी बरकरार है और जब कभी वो भविष्य में एक दूसरे से मिलेंगी तो हंसते हुए मिलेंगी। फिर हमें मेडिसिन सेलर दिखता है जो यह कहता है कि रूप अभी अनदेखा है और उसके हाथ पर बारिश की एक बूंद गिरती है जो ऑफ कोर्स अगली मूवी की ओर इशारा है। वहीं किटागावा की डॉल के पास उसकी छतरी वापस आ जाती है और आसा को वो डॉल मुस्कुराते हुए दिखती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है और हमें इसके पार्ट 2 का नाम भी देखने को मिलता है जो है द एशेज ऑफ रेज यानी क्रोध की ज्वाला। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो ओकू में कुएं के नीचे बने जल देवी के मंदिर में काराकाजा के मरते ही 3 में से एक रस्सी टूट जाती है जो इस मूवी की ट्रिलॉजी को दर्शाती है। अब मंदिर में 2 रस्सियां अभी भी हैं जिसका मतलब है कि हमें फ्यूचर में 2 मूवीज और देखने को मिलेंगी। तो बस यारो इस वीडियो को हम यहीं पूर्ण विराम देते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना और अगर अभी भी आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये वीडियो शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि ऐसी ऑसम वीडियोस आप मिस ना कर दें। तो चलिए ब्लेज ऑफ।